गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं संघीय व्यवस्था के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, फेडरल गवर्नमेंट। संघ शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म से लिया गया है, या हम कहें कि फेडरलिज्म का हिंदी रूपांतरण जो है वो संघ है, संघीय व्यवस्था है। फेडरलिज्म जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द फोर्ड्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संधि अथवा समझौता। फेडरलिज्म एक प्रकार से एग्रीमेंट है, संधि या समझौता है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है इंडिया में, वह 1935 के भारत शासन अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिया गया है और यह कनाडा की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। कनाडा में भी संघीय व्यवस्था है, भारत में भी संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि संघीय व्यवस्था जो है, फेडरलिज्म जो है, वो एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केंद्र तथा प्रांतीय सरकारें एक ही स्रोत यानी कि संविधान की संप्रभु शक्ति के अधीन होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक ही शक्ति के अधीन होती है और दोनों ही प्रकार की जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने क्षेत्राधिकार में कानून बनाती है और सर्वोच्च होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 जो है, इसके साथ साथ आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 जो कि शक्तियों का विभाजन से संबंधित है, 3 सूचियों से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना का आधार प्रस्तुत करते हैं अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया मीन्स इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट है। भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द अपनाया गया है, फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, उन सब को मिलाकर ही भारत बना है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है भारत, आर्टिकल 1 के अनुसार। इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ ये है कि भारतीय राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं है, देयर इज़ नो एग्रीमेंट विद द इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। इसी के साथ इस प्रकार जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बिल्कुल ही विपरीत है। भारत की संघीय व्यवस्था अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। लेकिन कनाडा की संघीय मॉडल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, जहां संघ और राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के संघीय मॉडल के बिल्कुल करीब है, क्योंकि वहां भी संघ को राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं है, जैसा कि आर्टिकल 1 स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यहाँ किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। भारतीय संविधान की ये बहुत ही खूबसूरती है कि भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण भी हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं
और इसके साथ साथ भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। यह भारतीय संविधान की बहुत ही खूबसूरती है कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। हमें पता है कि संघात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। सामान्य परिस्थितियों में अगर हम देखें तो भारत का जो संविधान है वो संघीय मॉडल के अंतर्गत आता है। भारत में संघीय जो व्यवस्था है वो नज़र आएगी जब हम सामान्य परिस्थितियों में देखेंगे, लेकिन जब हम आपातकालीन परिस्थितियों में भारत को देखते हैं तो उस समय भारत की जो व्यवस्था है वो आपको एकात्मक दिखाई देगी, यानी कि उस समय भारतीय संविधान में आपको एकात्मक लक्षण नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण होने के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी है। भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने किसी सिद्धांत में बांधने के बजाय भारत को व्यवहारिक दृष्टिकोण ही अपनाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर हम देखें तो भारत का जो संविधान है समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों ही है। परिस्थितियों के अनुसार भारत का संविधान संघात्मक भी है और परिस्थितियों के अनुसार भारत का संविधान एकात्मक भी है, क्योंकि भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उन्हें पहले से ही सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी कि भारतीय संविधान में आने वाले समय में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। बखूबी उन्होंने भारतीय संविधान को इसी प्रकार से निर्मित किया कि उस परिस्थिति में भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान को भी उन्होंने उसी परिस्थिति में ढांचा है, उसी परिस्थिति में सींचा है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स कौन से हैं। यूनियन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण में पहला पॉइंट आता है कि संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान अपने आप में सर्वोच्च है। इंडिया का अपना एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है और संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। हर व्यक्ति को संविधान का पालन करना होता है, हर व्यक्ति संविधान का पालन करता है और संविधान की सर्वोच्चता है। सभी को संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग ही कार्य करने होते हैं, चाहे वह आम नागरिक हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री हैं। आपको मालूम है कि अगर राष्ट्रपति भी संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है, संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष से पहले उसे उनके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान की ये संघात्मक व्यवस्था है कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च होने के साथ साथ लिखित है। यह भी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है कि हमारा जो संविधान है वो लिखित है, रिटन में है, बाकायदा लिखा गया है और संविधान को लिखने में कोई एक दिन नहीं लगा है, बल्कि भारतीय संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है। बाकायदा भारत का संविधान लिखा गया है, लिखित में है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखित होने के साथ साथ भारत का संविधान कठोर एवं लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी है बिल्कुल, और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ कठोर भी है। यह भी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार बदला भी जा सकता है। जैसे कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का अगर हम जिक्र करते हैं
तो आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में हम मुख्य 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। तो भारतीय संविधान की संशोधन की जो पहली प्रक्रिया है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, यह प्रक्रिया बहुत ही लचीली प्रक्रिया है। यानी कि भारतीय संविधान में अनेक ऐसे अनुच्छेद भी हैं जिनमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है। लचीली प्रक्रिया है। भारत का संविधान लचीला होने के साथ साथ कठोर है। जैसे कि अगर हम तीसरी प्रक्रिया में देखें कि भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जो कि प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में संशोधन करना तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन में जो प्रक्रिया है वो कठोर भी है और लचीली भी है। यह भी भारतीय संविधान की क्या है, संघात्मक विशेषता है। इसके साथ साथ केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन है और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची शामिल है। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है और संवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। अर्थात संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर कानून बनाते समय कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उस समय संवर्ती सूची के विषय पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि संसद का कानून मान्य होता है, राज्य विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है। इसके साथ साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारे यहाँ, यह भी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है। यूनियन कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारी जो न्यायपालिका है वह निष्पक्ष है, फ्री और फेयर जुडिशरी है। न्यायपालिका जो है, जुडिशरी है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, किसी राजघराने के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि न्यायपालिका अपने डिसीजन जो है वो निष्पक्ष होकर देती हैं, फ्री होकर देती हैं, किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में, किसी राजघराने के कंट्रोल में होकर अपने निर्णय नहीं देती हैं, बल्कि न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और निष्पक्ष है। यह भी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है। तो भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं के बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण के बारे में कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार से संघात्मक लक्षण है उसी प्रकार से भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी शामिल है, जिनमें मुख्य है कि केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण किया गया है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में अधिक किया गया है राज्यों की तुलना में। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि भारतीय संविधान में शक्तियों का जो विभाजन है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे पहले और राज्य सूची में 66, संवर्ती सूची में 47 विषय थे। तो इस प्रकार से संघ सूची में पहले ही क्या है, राज्य सूची और संवर्ती सूची से ज़्यादा विषय रखे गए हैं। यानी कि केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण ज़्यादा किया गया है, केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। साधारण परिस्थितियों में भी केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ हैं। इसके अलावा आपात परिस्थितियों में भी, इमरजेंसी में भी केंद्र के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। परिणाम स्वरूप यह भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण हो जाता है कि केंद्र के पक्ष में शक्तियों का जो विभाजन है वो अधिक किया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में एकात्मक जो लक्षण है यह है कि केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन अधिक किया गया है। इसके साथ साथ संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान है। यह भी भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है कि केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अलग से राज्यों का अपना संविधान
नहीं है, बल्कि एक ही संविधान से नियंत्रित होते हैं सभी। तो इस प्रकार से संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है, जो कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। यानी कि राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है। हालांकि राज्यों की जो अपनी विविधता है वो अलग है, कल्चर अपनी अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन अब उनका जो संविधान है वो अलग नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है। तो यह भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षणता विशेषता है। इसके साथ साथ एकल नागरिकता है हमारे यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप है, इकहरी नागरिकता है। यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षण को दर्शाता है कि इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। यानी कि राज्य की अपनी अलग नागरिकता नहीं है। यहाँ के जो नागरिक हैं वो भारतीय हैं, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। जो व्यक्ति जिस एरिया में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, उस एरिया की उसके पास नागरिकता नहीं है, बल्कि देश की नागरिकता है। केवल हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। इसी के साथ साथ आपातकालीन प्रावधान, यह भी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है कि जब भी भारत में आपातकाल लगता है, इमरजेंसी प्रोविज़न लागू होता है, तब भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक हो जाता है। आपातकालीन जो प्रावधान है वो आर्टिकल 352, 356 और 360 में है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्र में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। जब भी आपातकाल लगता है, किसी राज्य में आपातकाल लगता है, तो उस राज्य का पूरा प्रशासन जो वो संघ के नियंत्रण में आ जाता है, सेंटर के नियंत्रण में आ जाता है। तो आपातकालीन जो प्रावधान है यह भी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका है और राष्ट्रपति जो है वो सेंटर में नाम मात्र की कार्यपालिका है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के राज्यपाल जो है वो प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, एक केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के ये एकात्मक लक्षण को दर्शाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है। संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है। यह भी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है कि संसद जब चाहे राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, राज्य की सीमा में घटाव बढ़ाव कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, राज्य की बाउंड्री में चेंज करना है, राज्य की बाउंड्री में चेंज नए एक राज्य से दो राज्यों को बनाकर भी हो सकती है, दो राज्यों को एक राज्य में परिवर्तित करके भी राज्य की बाउंड्री में चेंज किया जा सकता है, जो कि संसद करती है। तो इस प्रकार से संसद को राज्य के पुनर्गठन की शक्ति है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन कर सकती है। यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षण है। हालांकि राज्य में जो परिवर्तन है राज्य सूची का विषय है, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन संसद राज्य में पुनर्गठन कर सकती है। पुनर्गठन करने की शक्ति संसद के पास है। राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, राज्य की बाउंड्री में घटाव बढ़ाव कर सकती है, जो कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने संघ का अर्थ और भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक लक्षण के बारे में जाना।